ये कहानी है ऐसे निडर लड़के की जो रात के अंधेरे रास्ते से कुरियर पहुंचाने का काम करता है। जहां शहर की रोशनी खत्म होती है, वहां से शुरू होता है कुरियर बॉय आर्यन का सफर। एक ऐसा नौजवान जिसके कंधों पर लदा बड़ा सा कुरियर पार्सल का बैग। उस बैग में सिर्फ चिट्ठियां नहीं, बल्कि उसके घर की उम्मीदें भी थीं। गरीबी की मार और किस्मत की बेरुखी ने आर्यन को रात का कुरियर बॉय बना दिया था। गांव के आखिरी छोर पर जंगल के बीच बसा राठौर साहब का वो छोटा सा कुरियर ऑफिस ही उसका ठिकाना था। एक ऐसी ही मनहूस शाम, जब सूरज ढलते ही सन्नाटा पसरने लगा, आर्यन अपनी ड्यूटी के लिए अपने घर में तैयार ही हो रहा था कि तभी अचानक दरवाजे से उसके लड़खड़ाते पिता नशे की हालत में चौखट पर आ गिरे। पिताजी, आप फिर से इसी हालत में? आखिर कब तक आप अपनी इस शराब की लत के पीछे अपनी और मेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे? आपकी इस आदत ने मुझे पूरे गांव में शर्मिंदा कर दिया है। सारा दिन आप आवारागर्दी करते हो और रात को जब मुझे काम पर जाना होता है, तब आप इस तरह नशे में धुत होकर लौटते हो। आखिर ये सब कब खत्म होगा? बेटा, तू अभी छोटा है, तू मुझे कैसे खाएगा? ये दुनिया बड़ी जालिम है और इस जालिम दुनिया का गम भुलाने के लिए ये कड़वा पानी पीना पड़ता है। और सुन, मैं किसी और के टुकड़ों पर नहीं पलता। मैं तो अपने बेटे की कमाई पर हक जमाता हूं। इसमें गलत क्या है? गलत ये है पिताजी कि मैं अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन एक करके पैसे कमाता हूं, ताकि हम इज्जत से जी सके, और आप उन पैसों को शराबी दोस्तों के साथ उड़ा देते हो। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। कल से अगर आप इस हालत में घर आए तो मैं कसम खाता हूं कि मैं ये घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। रात के 8 बजे बज चुके हैं। मैंने चूल्हे के पास खाना ढक कर रख दिया है। उसे चुपचाप खा लेना और सो जाना। अपनी इस गिरती सेहत का थोड़ा तो ख्याल कीजिए। अरे बेटा आर्यन, गुस्सा थूक दे। तू मुझे दुनियादारी समझाता है? तुझे क्या पता इस काली रात में क्या क्या छिपा है? तू जो ये रोज पार्सल लेकर घने जंगलों में भटकता है, मुझे तेरी फिक्र होती है। बेटा, मेरी बात मान, आज मत जा। कहीं इन चंद रुपयों के लालच में तू किसी ऐसी मुसीबत में ना फंस जाए जहां से वापसी का कोई रास्ता ना हो। फिक्र होती तो आप शराब छोड़ देते पिताजी। अगर मैं काम पर नहीं गया तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? आपकी दवाइयां और ये शराब के पैसे कहां से आएंगे? दिन की रोशनी में अब कोई मुझे काम देता नहीं, इसलिए मजबूरी में मुझे ये रात का रास्ता चुनना पड़ा है। अब मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना होगा। पिता की बातें अनसुनी करके आर्यन हाथ में टॉर्च लेकर घर से बाहर निकल जाता है। आज रात हवा में एक अजीब सी भारी सन्नाटे वाली सरसराहट थी। आर्यन थोड़ा ही आगे गया था कि उसे गांव के दीनदयाल चाचा मिलते हैं। वो अपने घर के बाहर कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहे थे। अरे आर्यन बेटा, इतनी रात गए कंधे पर ये भारी बैग लटकाए कहाँ भागे जा रहे हो? तुम रोज इसी वक्त मौत को दावत देने निकलते हो। सारा गांव इस वक्त चैन की नींद सोने की तैयारी करता है और तुम इस डरावने सन्नाटे में ये बेजान डिब्बे और चिट्ठियां लेकर भटकते हो। आखिर इतनी क्या जल्दी है? चाचा, चैन की नींद तो किस्मत वालों को आती है। आपको तो पता ही है कि पिताजी की हालत क्या है। वो तो काम पर जाते नहीं, मजबूरन मुझे ही घर का बोझ उठाना पड़ता है। रात में काम करने के मुझे दोगुने पैसे मिलते हैं। बस इसी उम्मीद में मेहनत कर रहा हूँ कि शायद एक दिन घर की गरीबी दूर हो जाए और पिताजी का नशा छूट जाए। मेहनत ठीक है बेटा, लेकिन क्या तुम भूल गए कि जंगल के उस पार सावकार शांतिलाल का जो पुराना राजवाड़ा है, वहां का रास्ता कितना मनहूस है। वो सावकार बड़ा ही क्रूर, कपटी और पाखंडी इंसान है। सुना है उस राजवाड़े की दीवारों में कई राज दफन हैं। रात को जो भी उस तरफ कदम बढ़ाता है, वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। संभल कर जाना बेटा। चाचा, अगर मैं डर गया तो मेरी भूख मुझे मार देगी। सावकार कितना भी जालिम क्यों ना हो, मुझे बस अपना काम ईमानदारी से करना है। सम्मान की रोटी कमाने के लिए डर की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना ही पड़ता है। अब मैं चलता हूं, वरना देरी हो जाएगी। दीनदयाल चाचा को इतना बोल के आर्यन तेज कदमों से अपने कुरियर ऑफिस पहुंच जाता है। अरे आर्यन, आज तुझे आने में देर कैसे हो गई? देख भाई, आज मेरा दिल बैठा जा रहा है।
ऑफिस में काम का पहाड़ खड़ा है और उधर साहूकार का फोन हर 5 मिनट में आ रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुझे कोई परेशानी है या तू डर रहा है तो मुझे बता, मैं खुद चलकर तेरे साथ चलूंगा। नहीं मालिक, मैं ठीक हूँ। बस घर पर पिताजी की वही पुरानी शराब की बातों पर थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए समय का पता नहीं चला। आप चिंता ना करें, बताइए आज का सबसे जरूरी काम क्या है? आर्यन, ये देखो, काउंटर पर एक बहुत ही खास कुरियर रखा है। इसे तुम्हें अभी के अभी साहूकार शांतिलाल के राजवाड़े पहुंचाना है। इस पार्सल पर राजवाड़े का पता लिखा है, पर याद रखना आज की रात कुछ अलग है। रास्ते में रुकना मत और बहुत सावधानी से जाना। आर्यन पार्सल लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी ऑफिस में एक बुजुर्ग इंसान और उनकी पत्नी अंदर आए। वो दोनों बहुत थके हुए और उदास लग रहे थे। साहब, क्या मेरे कलेजे के टुकड़े की कोई चिट्ठी आई है? कई महीने बीत गए, न कोई संदेश मिला, न कोई खबर। हम बूढ़े माँ बाप हर रात इसी उम्मीद में आपकी चौखट पर आते हैं कि शायद आज हमारे बेटे का कोई अता पता मिल जाए। हाँ बेटा, क्या परदेश से मेरे लाल का कोई पैगाम आया है? हमारी आंखें तो उसका रास्ता देखते देखते पथरा गई हैं। क्या उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? साहब, सच सच बता दो, क्या कोई खबर है? बाबा, माँ जी, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन आज भी आपके बेटे की कोई चिट्ठी नहीं आई है। आप परेशान ना हो, कल फिर आकर देख लीजिएगा। अभी हमें बहुत काम है, कृपया हमें अपना काम करने दें। उन बुजुर्ग पति पत्नी के चेहरे पर छाई मायूसी और उनकी नम आंखें देखकर आर्यन का कलेजा कांप गया। पर समय की पाबंदी के कारण वो भारी मन से अपना कुरियर बैग उठाकर उस सुनसान और डरावने जंगल के रास्ते पर अकेले ही निकल पड़ा। उधर जंगल के बीचों बीच बने उस आलीशान और खौफनाक राजवाड़े में साहूकार शांतिलाल अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। वो पूरे गांव का सबसे बड़ा कपटी और पाखंडी इंसान था, जिसने गरीबों का हक मारकर अपना महल खड़ा किया था। अरे ओ सुखीराम, कहां मर गया तू कामचोर? जल्दी इधर आ। क्या मैंने तुझे यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ने और आराम करने के लिए रखा है? काम के नाम पर सांप सूंघ जाता है तुझे। जी मालिक, हुक्म कीजिए। मैं तो बस पीछे रसोई की सफाई कर रहा था ताकि सुबह का काम आसान हो जाए। बताइए, क्या सेवा करूं? सफाई चूल्हे में डाल। पहले ये देख कि वो मेरा कुरियर वाला अभी तक आया या नहीं। रात के 9 बज चुके हैं और अभी तक उस लड़के का कोई सुराग नहीं है। उसे पता नहीं कि शांतिलाल का वक्त कितना कीमती है। मालिक, अभी तक तो गेट पर कोई आहट नहीं हुई है। बाहर मुनीम जी अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं और कुरियर वाले का ही रास्ता देख रहे हैं। शायद वो कुछ जानते हों। मुनीम भी आजकल सुस्त और निकम्मा हो गया है। उस कुरियर में मेरे व्यापार के बहुत गोपनीय और जरूरी कागजात हैं। अगर अगले आधे घंटे में पार्सल मेरे हाथ में नहीं आया तो याद रखना, मैं तुम सबकी खाल खिंचवाकर उसमें भूसा भरवा दूंगा। साहूकार की कड़वी और डरावनी धमकी सुनकर सुखीराम का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। हेलो राठौड़, मेरा पार्सल अभी तक राजवाड़े की दहलीज पर क्यों नहीं पहुंचा? अगर और 15 मिनट की देरी हुई तो कल सूरज ढलने से पहले मैं तेरा कुरियर ऑफिस जमींदोज करवा दूंगा, याद रखना। मालिक, शांत हो जाइए। लड़का काफी पहले निकल चुका है। आज अमावस्या की घनी काली रात है। जंगल का रास्ता भी बहुत ऊबड़ खाबड़ और सुनसान है, इसलिए शायद थोड़ी देर हो गई होगी। वो आता ही होगा। मुझे तेरी ये फालतू की दलीलें और बहाने नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा कुरियर चाहिए, और वो भी अभी, वरना मेरा गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहना। उधर आर्यन उस घने और डरावने जंगल के बीच से अकेला ही गुजर रहा था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे रास्ते में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक इंसान की परछाई दिखी जो चुपचाप लेटी हुई थी। उस अनजान इंसान को देखकर आर्यन के कदम ठिठक गए। वो डरते डरते उस इंसान के पास गया। उसे लगा कि शायद कोई बीमार है, पर वो इंसान सोया नहीं था, बल्कि बड़ी चालाकी से सिर्फ वहां सोने का नाटक कर रहा था। अरे ओ भाई साहब,
आप होश में तो हैं? इस भयानक जंगल में जहां जंगली जानवरों का खतरा है, आप इस पेड़ के नीचे क्यों सो रहे हैं? जल्दी उठिए और मेरे साथ गांव की तरफ चलिए। यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये जंगल, ये अंधेरा ही अब मेरा बिछोना है। पर तू उस पाखंडी साहूकार की मौत का पैगाम अपनी पीठ पर लाद कर क्यों जा रहा है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? ये कैसी अजीब और डरावनी बातें कर रहे हैं आप? मैं कोई मौत का पैगाम नहीं, बल्कि अपना फर्ज निभाने एक कुरियर पहुंचाने जा रहा हूं। जा बेटा जा, शौक से जा। पर याद रखना, आज की रात शांतिलाल के राजवाड़े से कोई जिंदा वापस नहीं आता। वहां रूहों का हिसाब शुरू होने वाला है और तू उसी हिसाब का एक हिस्सा है। आर्यन उस रहस्यमयी मुसाफिर की बातें सुनकर अंदर तक सिहर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई और जल्दी जल्दी राजवाड़े की ओर कदम बढ़ा दिए। थोड़ी देर बाद वो राजवाड़े के विशाल लोहे के गेट पर पहुंचा। कौन हो तुम और इस आधी रात को यहाँ क्या उत्पात मचाने आए हो? जानते नहीं साहबकार साहब को बिना इजाजत राजवाड़े में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी, मैं राठौड़ साहब के कुरियर ऑफिस से आया हूँ। साहबकार शांतिलाल जी का एक बहुत जरूरी पार्सल है जिसे तुरंत पहुंचाना था। ओ, तो तुम हो वो कुरियर बॉय जिसका इंतजार मालिक काफी देर से कर रहे हैं। ठीक है, वो पार्सल मुझे थमा दो, मैं खुद इसे मालिक के कमरे तक पहुंचा दूंगा। तुम अब जा सकते हो। माफ कीजिएगा मुनीम जी, पर मुझे सख्त हिदायत दी गई है कि ये पार्सल किसी और को नहीं बल्कि खुद मालिक के हाथों में ही देना है। ये मेरी नौकरी का सवाल है। बेटा, तुम तो बड़े जिद्दी हो। ठीक है, अंदर चले जाओ, पर ध्यान रहे साहबकार साहब इस वक्त आग बबूला है। सीधे ऊपर उनके कमरे में जाना और बाहर से ही अपनी मौजूदगी की आवाज देना। इधर उधर मत भटकना। आर्यन राजवाड़े के भारी दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी किसी शोर की तरह लग रही थी। तभी अंधेरे गलियारे में उसे सुखीराम दिखाई दिया। बेटा, तुम कौन हो? अच्छा, तुम वही कुरियर वाले हो ना? देखो बेटा, मेरी मानो तो पार्सल यहीं छोड़कर भाग जाओ। आज इस कोठी की हवा में कुछ ठीक नहीं लग रहा। मालिक के कमरे से ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दरिंदा वहां मौजूद हो। शुक्रिया काका मेरा ख्याल रखने के लिए, पर अब मैं यहाँ तक आ गया हूं तो काम पूरा करके ही जाऊंगा। मैं बस पार्सल देकर तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा। जैसे ही आर्यन सावकार के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के पागलपन भरी हंसी और फिर अचानक ऐसी चीख सुनाई दी जिससे उसका खून जम गया। साहूकार साहब, आपका कुरियर आया है। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कमरे के अंदर कदम रखते ही आर्यन की चीख निकलते निकलते रह गई। सावकार शांतिलाल अपनी कुर्सी पर बेजान बैठा था। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी फटी हुई आंखें छत की ओर देख रही थीं, जैसे उसने मरते वक्त कोई भयानक चीज देख ली हो। सावकार साहब, ये क्या हो गया? अरे कोई है? सुखीराम काका, मुनीम जी, जल्दी यहां आइए। देखो मालिक को क्या हो गया है। क्या हुआ? हे मेरे मालिक, ये अनर्थ कैसे हो गया? अभी तो ये चिल्ला रहे थे और अब ये तो मर चुके हैं। इनकी देह तो बर्फ की तरह ठंडी पड़ गई है। ये कैसे मुमकिन है? अभी 5 मिनट पहले तो ये मुझसे अपनी खाल खिंचवाने की बात कर रहे थे। मौत इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं मरा नहीं हूं मूर्खो। मैं तो अब इस नश्वर शरीर के बंधनों से मुक्त हो गया हूं। उस राठौर ने पार्सल भेजने में बहुत देर कर दी। अब मुझे ये कागजात नहीं चाहिए। अब मुझे इस जवान लड़के की गर्म बलि चाहिए ताकि मेरी रूह को शांति मिल सके। आर्यन और सुखीराम अपनी जान हथेली पर रखकर कमरे से बाहर भागे। मुनीम वहीं भूत बना खड़ा रहा, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि सावकार का वो पालतू कुत्ता था जो सावकार मरने के बाद भी वफादार था। अरे ओ मुनीम, खड़ा क्या देख रहा है?
उस लड़के को राजवाड़े के गेट से बाहर कदम नहीं रखने देना है। आज उसकी आत्मा ही मेरा भोजन बनेगी। जा, उसे पकड़कर मेरे कदमों में लेकर आ। बेटा आर्यन, तू बिना पीछे मुड़े भाग। ये राजवाड़ा अब शैतानों का अड्डा बन चुका है। मैं इस मुनीम को रोकता हूं, तू बस अपनी जान बचाकर निकल यहां से। भाग आर्यन, भाग। आर्यन ने सुखीराम की बात मानी और बिना पीछे देखे घने जंगल की ओर सरपट दौड़ लगा दी। आर्यन के फेफड़े फटने को थे, पर वो पागलों की तरह दौड़ता रहा। कांटों ने उसके पैर लहूलुहान कर दिए थे, पर आखिरकार वो अपने घर की चौखट तक पहुंच ही गया। पिताजी, उठिए। हमें अभी इसी वक्त, इसी पल यहां से निकलना होगा। जल्दी कीजिए, वरना वो साया हमें जिंदा दफन कर देगा। क्या हुआ बेटा, तू इतना क्यों डरा हुआ है? पसीने से तरबतर, और ये आधी रात को भागने की क्या बात कर रहा है? क्या कोई डाकू पीछे पड़ा है? सवाल पूछने का वक्त नहीं है पिताजी। राजवाड़े में मौत का तांडव शुरू हो चुका है। सावकार मरकर भी वापस आ गया है और मुनीम अब इंसान नहीं रहा। मैंने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा है। चलिए जल्दी कीजिए, हमें शहर जाने वाली आखिरी बस पकड़ने के लिए स्टैंड तक भागना होगा। आर्यन ने अपने कमजोर और नशे में डूबे पिता को सहारा दिया और उस मनहूस गांव और खौफनाक जंगल की सीमाओं को पीछे छोड़कर शहर की ओर जाने वाली पगडंडी पर निकल पड़ा। पीछे मुड़कर देखने पर उसे दूर पहाड़ी पर बने उस अंधेरे राजवाड़े से रूह कांपने वाली चीखें सुनाई दे रही थीं। पर आर्यन के कदमों में अब सिर्फ एक ही धुन थी, अपने पिता की जान बचाना और उस काली रात के साए से हमेशा के लिए दूर निकल जाना। इस तरह रात के कुरियर बॉय का वो खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर हमेशा के लिए यहीं खत्म हो गया।